नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो हब पर। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। इस वीडियो के पहले भाग में हम पहले 10 अध्यायों को कवर करेंगे। इस किताब में पैसों के बारे में वो बातें बताई गई हैं जो शायद ही कहीं और सुनने को मिलती हों। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर कोई अपने पैसों के बारे में फैसले अपने जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर लेता है। उदाहरण के तौर पर, अगर दो लोग अलग अलग समय में पैदा हुए हैं, जैसे कि एक जिसने 1980 के दशक में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल देखा और दूसरा जिसने 2008 की आर्थिक मंदी देखी हो, तो दोनों के निवेश के तरीके बहुत अलग होंगे। पहले व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में ज्यादा भरोसा होगा, जबकि दूसरे व्यक्ति को उसमें ज्यादा जोखिम लगेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि हम समझें कि दूसरों के फैसले हमारे जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव अलग होते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। भाग्य और जोखिम दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और समझना महत्वपूर्ण है। आपने कभी सोचा है कि दो व्यक्ति जो बिल्कुल समान मेहनत करते हैं, एक सफल हो जाता है और दूसरा नहीं? इसमें भाग्य और जोखिम का बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स का उदाहरण लेते हैं। अगर वो ऐसे स्कूल में नहीं जाते जहां कंप्यूटर उपलब्ध था, तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। लेकिन इस भाग्य का दूसरा पहलू भी है। कई और भी होनहार लोग होंगे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे। इसलिए किसी की सफलता या असफलता का आंकलन करते समय हमें भाग्य और जोखिम दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। चैप्टर 3, नेवर इनफ। पैसा कमाने का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जरूरत और लालच में फर्क समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पहले से ही करोड़पति है, लेकिन फिर भी अनावश्यक जोखिम लेकर और पैसा कमाने की कोशिश करता है, वो अंत में सब कुछ खो सकता है। 2008 की आर्थिक मंदी में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले से ही खूब पैसा कमा लिया था, लेकिन फिर भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में सब कुछ गंवा बैठे। हमें समझना चाहिए कि कब रुकना है और ये कब मान लेना है कि हमारे पास पर्याप्त है। चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। सफलता का राज्य है संपूर्ण और लगातार प्रयास और समय। कंपाउंडिंग का जादू तब दिखता है जब आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं। आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। मान लीजिए आप हर महीने Rs1000 निवेश करते हैं और उस पर 10% वार्षिक ब्याज मिलता है। 30 साल बाद आपका निवेश लगभग Rs20 लाख हो जाएगा, जबकि आपने केवल Rs3.6 लाख ही निवेश किए थे। यही कंपाउंडिंग का जादू है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी कला है। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण लें। उन्होंने बहुत कम संसाधनों से शुरुआत की और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उनके बेटे मुकेश अंबानी ने उस साम्राज्य को संभाला और उसे और आगे बढ़ाया। यहां बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने की भी है। चैप्टर 6, टेल्स, यू विन। कभी कभी सिर्फ एक बड़ा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर फेल हो गए। पर एक प्रोजेक्ट जो सफल हुआ, वो था अमेजन। यही पावर है असाधारण सफलताओं की, जो बड़े फैसलों से आती हैं। आपको बस सही टेल की जरूरत होती है। चैप्टर 7, फ्रीडम। वास्तविक संपत्ति वह है जो आपको आजादी दिलाती है। पैसा आपको फ्रीडम दिला सकता है, वो फ्रीडम जिससे आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। मान लीजिए आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं। ये आजादी ही असली संपत्ति है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना अक्सर आपको वैसा नहीं बनाता जैसा आप चाहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग महंगी कारें खरीदते हैं और सोचते हैं कि इससे उन्हें लोग ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कार को देखते हैं, न कि उसे चलाने वाले व्यक्ति को। अगर आप सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से लोग आपकी इज्जत करेंगे, तो ये एक भ्रम है। असली सम्मान आपके व्यक्तित्व से आता है, न कि आपकी संपत्ति से। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली संपत्ति वो है जो आप नहीं दिखाते।
अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग महंगी चीजें खरीदते हैं वे अमीर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली संपत्ति वो होती है जो छिपी होती है, जैसे कि बचत, निवेश और वो संपत्ति जो भविष्य के लिए सुरक्षित की गई हो। अगर आप आज फिजूल खर्ची से बचते हैं और उसे भविष्य के लिए बचाते हैं तो आप ज्यादा लंबे समय तक अमीर रहेंगे। चैप्टर 10 सेव मनी। आपकी बचत दर आपके भविष्य की संपत्ति तय करती है। आपका निवेश, रिटर्न और आय महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बचत दर। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी आय साधारण है लेकिन बचत की आदत जबरदस्त है। इस आदत से आप धीरे धीरे एक बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पहले 10 अध्याय द साइकोलॉजी ऑफ मनी के। हमने देखा कि पैसे का मनोविज्ञान क्या होता है और कैसे हम अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम बाकी के अध्यायों को कवर करेंगे। धन्यवाद।